हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं? आई होप ज़बरदस्त होंगे आप सभी और ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। एसएससी जीडी आपका लक्ष्य है और इस लक्ष्य को अगर पाना है तो आपको लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी और मेहनत आपको सही दिशा में करनी होगी। और दोस्त, सही दिशा क्या होती है? किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सही दिशा होती है कि आप उसका पैटर्न सबसे पहले जानें कि पेपर में क्या आएगा, क्या आ सकता है, क्या आ रहा था अभी तक। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर सीरीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज चला रहा हूं मैं, जिसमें आज 30 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, तो 2021 में गणित के सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज हल कराऊंगा। इसके पहले 26 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उन्हें भी देखिए, जिससे आपको पूरी तरह से पता चले कि एसएससी में कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा फिरा के बार बार उसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डेली शाम को 7 बजे मैं आपको मिलता हूं इस क्लास के साथ, और रीजनिंग की क्लास डेली सुबह 6 बजे हो रही है, जिसमें मैं 2021 के प्रीवियस ईयर सेट इसमें भी सॉल्व करवा रहा हूं रीजनिंग का। ठीक है, तो दोनों क्लासें चल रही हैं। इनका सॉल्व पीडीएफ जो है सॉल्व क्लास आपको टेलीग्राम में मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासों के प्लेलिस्ट भी दिए गए हैं, मैथ्स की और रीजनिंग की। ठीक है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करें और एक एक क्लास वहां से देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। यह एक क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, और बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। लेकिन ऑफ को सॉल्व करने से पहले हमें जो ये सही बटे में दी गई हैं इन्हें हम सही भिन्न में लिख लेंगे। ठीक है, तो 2/5 ऑफ 7 दूनी 14 एक 15/2 भागित 3/4 माइनस 3/4 गुणित 2 एक कम 2 एक 3 3/2 भागित 4 दूनी 8 एक 9 9/4 होल अपान 5 दूनी 10 एक 11 11/2 भागित 3 त्रिका 9 9 2 11 11/3 ऑफ 3/8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है गुणा, और सबसे पहले इसे सॉल्व किया जाता है, तब हम फिर भाग और फिर जहाँ पर गुणा लगा हो उसे सॉल्व करेंगे। 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 15। अब इसे गुणा करेंगे, इधर बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा? 3, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 के बटे में यानी 3 भागित है 3/4, तो भाग को बना देंगे गुणा, 3 गुणे संख्या पलट देंगे 4/3 माइनस यहाँ पर लगा हुआ है भाग। भाग का मतलब क्या है? संख्या पलट देंगे सबसे पहले, तो 3/4 गुणे 3/2 गुणे 4/9 कर देंगे बटे। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 11/8 आ जाएगा, और फिर भाग है तो संख्या पलट जाएगी, 11/2 गुणे 8 8/11 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब यह 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 4, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 गुणा हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा है 4 और माइनस क्या है? 1/2, इधर लिख लेते हैं 4 माइनस 1/2 बटे में क्या बचेगा? 11 से 11 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो बचेगा कितना? केवल और केवल 4 बचेगा। ठीक है, जब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, और 7/4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7/8 ऑप्शन 4 में दिया गया है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करना है यह आपने यहाँ पर देखा कि इस प्रश्न को किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक स्टेप हमें सॉल्व करते रहना है। बहुत ज़्यादा अगर जल्दबाजी करेंगे तब भी गलती हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए कोशिश ये करनी है कि एक एक स्टेप को सॉल्व करें, और बहुत ज़्यादा लिखने से भी बचें, उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप एक एक बार में हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से
45 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए, यह पूछा जा रहा है कि नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति कितने थे, 6 थे, और जा कौन सा रहा है, 45 केजी वाला जा रहा है इंसान, और 1.5 केजी बढ़ रहा है अगर 6 व्यक्तियों का औसत वजन। इसका मतलब है कि जो नया व्यक्ति आएगा उसका 45 से ज़्यादा होगा वजन। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, औसत में 1.5 केजी बढ़ रहा है 6 व्यक्तियों का, तो 6 × 9, यानी कि टोटल में कितना बढ़ रहा है, +9 हो रहा है 6 व्यक्तियों का। तो जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन 45 से 9 किलोग्राम ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 54 केजी होगा। बस यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। 25% और 4% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। यहाँ पर आप चाहें तो x + y + xy बटे 100 वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्योंकि दोनों छूट हैं तो दोनों माइनस में रहेंगी। -25 -10 और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 250 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, इधर आ जाएगा 2.5 और इसमें से घट जाएगा 25, 10 35, माइनस है, प्लस ये है 2.5, तो इसमें ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, बचेगा कितना, 5, और 4 में से 2 गए तो 2, 32.5% की छूट आ जाएगी। ठीक है, 32.5% की छूट आ जाएगी। एक तो तरीका यह है जिसमें आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि इसका फ्रैक्शन बनाए। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी अगर कोई वस्तु पहले 4 की थी तो छूट के बाद कितने की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। 4 में से 1 की छूट हो जाएगी। 1/10 होता है 10 का फ्रैक्शन, तो 10 थी पहले तो बाद में छूट के बाद कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका गुणा करा लेंगे, 10 चौको 40, और इनका गुणा करा लेंगे 9 त्रिका 27। पहले अगर 27 की थी कोई वस्तु तो छूट के बाद कितने की हो जाएगी, 27 की हो जाएगी। 40 की थी तो 27 की हो जाएगी। छूट कितनी मिली है, तो 3, और 13 की छूट मिली है 40 में से, गुणे 100 कर देंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 13 पची 65 बटे 2 कितना आ जाएगा, 32.5% आ जाएगा। ठीक है, तो यह दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का यूज करके इसे निकाल सकते हैं। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्रैक्शन से बहुत आसान हो जाता है, तब यह फार्मूला यहाँ पर दिक्कत करता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इस फार्मूले से आसानी से आ जाता है और फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाती है। तो आपको दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है, जहाँ से आसान बनेगा वहाँ से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए और बी की मासिक आय 4500 है, बी और सी की औसत मासिक आय 5600 है। ए और सी की औसत मासिक आय 4800 की है, बी की मासिक आय ज्ञात करो। ए और बी की मासिक औसत मासिक आय 4500 है, तो ए और बी की टोटल आय कितनी होगी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, यानी कि 9000। बी और सी की कितनी है, 5600 है, तो बी और सी की टोटल कितनी होगी औसत, अगर 5600 है टोटल कितना होगा, 56 गुणे 2 कर देंगे क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पर, तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 11, 112, 00। ए और सी की औसत मासिक आय कितनी है, 4800 है, और टोटल निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 9600, 48 दूनी 96। ठीक है, अब अगर हम इन सभी को जोड़ लें, तो कितना आ जाएगा, 2a + b + c बराबर, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 0, 6 2 8, 9 1 10 और 9 19, 2 कितना आ जाएगा, 298 00, 2 से विभाजित कर देंगे, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 14900 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की जो आय है टोटल वह है 14900। ठीक है, और बी की मासिक आय निकालना है, तो ए और सी की टोटल आय कितनी है, 9600 है। इसमें से घटा देंगे ए प्लस बी प्लस सी में से, अगर हम ए प्लस सी को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी बचेगा केवल बी, और बी बराबर कितना आएगा, 0 0 3 और 9 5 14, यानी कितना, 5300 रुपये। तो बी की मासिक आय कितनी है दोस्त, 5300 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 70 किलोमीटर, देखिए 2/3 दिया गया है तो हम मान लेते हैं टोटल दूरी जो है वह 3x है, और 3x का 2/3 भाग कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2x।
तो 2x दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो जो समय लगेगा 2x दूरी को तय करने में वह क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल यानी 2x/70। ठीक है, प्लस जो शेष दूरी है, अब 2x इसमें दूरी तय कर ली गई तो 3x में अब शेष दूरी कितनी बची है, x दूरी बची है, बटे कितना होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करेगा तो बटे 50 कर देंगे। यह आ जाएगा x दूरी को तय करने का समय, यह आ जाएगा 2x दूरी को तय करने का समय। और अगर इन दोनों समय को जोड़ दिया जाए तो पूरी यात्रा में उसे 6 सही 4/5 घंटे का समय लगता है, यानी 6 पंचे 30 और 4 34, 34/5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा 350। ठीक है, 7 पंचे 35 यानी 5 दूनी 10x प्लस 5 सते 35 यानी 7x बराबर 34/5। 5 से काट देंगे, 5 सते 35 कितना आ जाएगा 70 और 10 7 17x हो जाएगा और 17x से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, 2 70 को इधर भेज देंगे, 70 दूनी 140 हो जाएगा और इधर कितना बचेगा x बचेगा। x बराबर कितना आ गया है 140 आ गया है। कहा जा रहा है कि वह पूरी दूरी कितने समय में तय कर पाएगा और टोटल दूरी कितनी है दोस्त 3x है। x बराबर 140 है तो 3x बराबर कितना होगा 14 तियां 42 यानी 420 किलोमीटर। और 420 किलोमीटर की दूरी को अगर यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60 कितना आ जाएगा 15/2 यानी 7 सही 1/2 घंटे। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को प्रति घंटे के बाद एक क्रमिक रूप से खोला जाता है और एक समय में एक ही पाइप खोला जाता है और पहले घंटे के लिए पाइप ए को खोला जाता है। शुरुआत ए से हो रही है, फिर बी खोला जाएगा, फिर अगले घंटे में ए, फिर अगले घंटे में बी। ठीक है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 54। तो बी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, 27 दूनी 54 और ए की क्षमता कितनी है 18 तियां 54। ठीक है, ए की क्षमता है 3 यूनिट पानी भरने की और बी की क्षमता है 2 यूनिट पानी भरने की। टंकी में टोटल 54 यूनिट पानी आएगा। टोटल कितने यूनिट आएगा 54 यूनिट आएगा। और जब पहले घंटे में ए को खोला जाएगा तो कितना पानी भरा जाएगा 3, फिर दूसरे घंटे में बी को खोला जाएगा तो पानी कितना भरा जाएगा 2, यानी 2 घंटों में टोटल पानी कितना भरा जाएगा 2 घंटे में टोटल 3 2 5 पानी भरा जाएगा। ठीक है, अब बताएं 50 यूनिट पानी कितने घंटों में भर जाएगा। अगर 2 घंटों में 5 यूनिट पानी तो 5 दामा 50 इसके पास लेकर के जाएंगे। 54 के आसपास क्या है 50 है जो 5 से विभाजित होगा, तो 50 यूनिट पानी कितने घंटे में भरेगा। अगर 2 घंटे में 5 यूनिट तो 20 घंटे में 50 यूनिट पानी भर जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब जब 20 घंटे में 50 यूनिट पानी भर जाएगा उसके बाद फिर ए को खोला जाएगा, क्योंकि बी लास्ट में पानी भर रहा है बाद में, इसके बाद कौन आएगा ए आएगा। ए को खोला जाएगा तो 21वें घंटे में कितना पानी हो जाएगा 50 + 3 53 यूनिट पानी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 यूनिट पानी और, 1 यूनिट और पानी चाहिए। लेकिन बी कितना भर रहा है पानी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, यानी 54 यूनिट टोटल पानी भरने में 21 घंटे ये प्लस बी कितना टाइम चलेगा, बी चलेगा 1 यूनिट हमें पानी भरना है और 2 यूनिट यह भरता है, तो 21 सही 1/2 घंटे टोटल यहाँ पर लग जाएंगे 54 यूनिट पानी कंप्लीट होने में। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट के लिए एक स्पेशल क्लास बना दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कार्तिकेय ने 2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 9,000 रुपए की राशि का निवेश किया है। 9,000 रुपए जमा किए हैं इसने 3 वर्षों के लिए और प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना लगेगा 2% का ब्याज लगेगा। ठीक है, सावधि जमा की
जमा राशि की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि दशमलव के 2 स्थानों तक मिलेगी? उसे 9,000 राशि यह तो अपनी वापस ही होगी, प्लस जो ब्याज मिलेगा वह भी वापस होगा। तो ब्याज कितना है सबसे पहले तो हम यह देख लेंगे। अब 2% का ब्याज है 9,000 का, तो ब्याज कितना मिलेगा? 9 दूनी 18 यानी 180 ब्याज मिलेगा पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष मूलधन पर 180, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 2%, तो 180 का 2% कितना होगा? 18 दूनी 36 यानी 3.6 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे वर्ष 2% इसका तो मिलेगा ही 180, इसका 3.6 और इसका 3.6, दोनों वर्षों का 180 का कितना हो जाएगा? 7.2 हो जाएगा। ठीक है, और 3.6 का 2% ब्याज भी मिलेगा, तो 3.6 का 2% ब्याज क्या हो जाएगा? 2 छाके 12 के 2, हाथ से लगा 1 2 3 6 1 7 72 आ जाएगा, 36 दूनी 72, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव था, बटे 100 करेंगे तो 2 अंकों के बाद और एक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.072 आ जाएगा। ठीक है, यह टोटल ब्याज है जो इसमें और जुड़ जाएगा मूलधन में, और इसे वापस प्राप्त हो जाएगी यह राशि। तो कितना जुड़ जाएगा? ब्याज कितना है? 18 दूनी 36, 18 3 54 यानी 540, प्लस 7 3 10, 10.8 प्लस 0.072, यह इसे ब्याज प्राप्त होगा और यह इसका मूलधन है। इन सभी को जोड़ लेंगे तो आंसर मिल जाएगा, और जब सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 0 है, इधर 8 है, 8.000 और यहाँ पर भी 0, 1 4 1 5 5 आ जाएगा, 5 और 0 तो 5 और कितना आ जाएगा? 9, 95 50.872, दशमलव के 2 स्थानों तक सही मान बताना है, तो दशमलव के 2 स्थानों तक अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 95 50.872 यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि यह संख्याएं दी गई हैं और इनका गुणा किया गया है, को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? अच्छा, अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो शेषफल कितना बचेगा? जब कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो शेषफल 0 बचता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है इकाई के अंक में, जब इनका गुणा होगा तो 5 दूनी 10 यानी इकाई के अंक में 0 आ जाएगा, और इनका गुणा करेंगे अब जब, तो इकाई के अंक में सदैव क्या रहेगा? 0 रहेगा। जब इकाई के अंक में 0 है किसी भी संख्या के और उसे हम 10 से भाग करें तो संख्या पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब जो शेषफल है वह क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, क्योंकि संख्या पूरी तरह से 10 से विभाजित हो रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रोहित एक कार्य 32 दिन में पूरा कर सकता है। रोहित 32 दिनों में और राज 48 दिनों में स्वयं पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व ही रोहित चला गया। रोहित काम करके छोड़ करके चला जाता है 8 दिन पहले। उन्होंने कितने दिनों तक कार्य साथ में किया? तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 96, एलसीएम कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, और यहाँ पर 32 3 96 और 48 दूनी 96, यानी रोहित की क्षमता 3 है और राज की क्षमता 2 है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 8 दिन पहले रोहित काम छोड़ करके चला जाएगा तो लास्ट के 8 दिनों तक अकेले कौन काम करेगा? लास्ट के 8 दिनों तक अकेले राज को काम करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित 8 दिन पहले काम छोड़ करके काम समाप्त होने के चला गया है। तो जब लास्ट में 8 दिन तक राज कार्य करेगा तो कितना काम कंप्लीट करेगा? 8 दूनी 16, सॉरी 2 यूनिट इसकी क्षमता है तो 8 दूनी 16 काम टोटल लास्ट में करेगा। यानी कि रोहित और राज ने मिलकर के शेष काम कंप्लीट कर लिया था, बचा हुआ था 16 काम जिसे राज ने 8 दिनों में पूरा किया। तो 16 इसमें से घटा देंगे, बचेगा कितना? 80। इसका मतलब यह है कि 80 काम रोहित और राज ने एक साथ मिल करके किया है। तो 80 काम करने में रोहित और राज को मिल करके कितना समय लगेगा? इनकी क्षमता है 3 2 5 बटे 5 कर देंगे तो 16 पंचे 80, यानी दोनों मिला करके कितने दिन तक एक साथ काम किए हैं? 16 दिनों तक काम किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मोटर कार ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ किया और इसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है। 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने घंटे लगेंगे। देखिए, वैसे तो प्रश्न है श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, लेकिन मैं हूं ना, मैं इसे आपको ऑप्शन से करना सिखा दूंगा। आपको किसी भी फार्मूले की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। एक मोटर कार है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना शुरू करती है, तो पहले घंटे में कितना चलेगी 60, प्लस दूसरे घंटे में कितना चलेगी 60, प्लस तीसरे घंटे में कितना चलेगी 60, और प्रत्येक 3 घंटे पर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है। यानी अगले घंटे में इसकी स्पीड, तीसरे घंटे के बाद इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी, तो चौथे घंटे में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, 80 की चाल से चलेगी। फिर पांचवें घंटे में कितने की चाल से चलेगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे कम जो टाइम है वह 5 से शुरू हो रहा है, यानी 5 सही 2/3 घंटे या कम से कम टाइम है। मतलब 5 घंटे तक तो बड़े आराम से मोटर कार चलती हुई चली जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इन्हें अब हम जोड़ लेते हैं। जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का 18 180 और 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 160। कितना आ जाएगा 0, 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1, 340 हो जाएगा। 340 किलोमीटर की दूरी मोटर कार तय कर चुकी है। तो मतलब यह है कि 5 घंटे में केवल और केवल 340 किलोमीटर ही चली है। अभी उसे 470 किलोमीटर जाना है, यानी अभी वो अगले 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी और तय करेगी। तो टोटल यहाँ पर अब दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना, 0 8 4 12 के 2, हासिल लगे 1, 420 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। यानी 6 घंटों में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है मोटर कार। अब इसके बाद 7वें घंटे में इस मोटर कार की स्पीड क्या होगी, क्योंकि फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाएगी, तो स्पीड जो है वह कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और चलना अब कितना है, 420 चल चुकी है, केवल 50 किलोमीटर चलना है। स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर चलना है, तो टाइम कितना लगेगा अब 50/100, यानी 1/2 घंटे और लगेंगे, आधा घंटा और लगेगा। 1 2 3 4 5 6 घंटे पहले चली थी, तब 420 चली, आधे घंटे और चलेगी तो टोटल 470 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। यानी जो कुल समय यहाँ पर लगने वाला है वह कितना लगने वाला है, 6 सही 1/2 घंटे लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से कोई भी प्रश्न इस तरीके का आ जाए कर सकते हैं, आपको किसी भी फार्मूले की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 1575 रुपए में 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 708 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे। सबसे पहले तो 30% की हानि हो रही है 1575 में बेचने पर, यानी यह कितने यूनिट के बराबर है, 70 यूनिट के बराबर है। और हमें निकालना है 18% का लाभ, यानी 118 यूनिट का मान निकालना है। तो 1575/70 गुणे 118 कर देंगे। ठीक है, अब इतने रुपए में कितने पेन बेचे जाएंगे, तो 18% का लाभ होगा। 90 पेन इतने रुपए में बेचे जाएं तो 18% का इसे लाभ हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 दहामा 70, 7 से इसे काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 आ जाएगा इधर, तो 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से इसे काट देंगे 2 पंचे 10, 2 नहीं 18 59 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 45 आ जाएगा। 45 से इसको कर देंगे गुणा। ठीक है, तो 45 से गुणा करने के लिए 45 दूनी 90, यानी 90 से गुणा कर दें और इसे 2 से भाग कर दें। ठीक है, या फिर गुणा करा दें। तो अगर इसे 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 नहीं 18 और 2 पंचे 10, गुणे कितना कर देना है, 90 कर देना है। बराबर कितने पेन है, 90 पेन है। ठीक है, 90 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 0, 9 पंचे 45 के 5, हासिल लगे 4, 9 9 81 और 4 85, 9 दूनी 18 और 8 26। 2655 रुपए में कितने पेन, 90 पेन बेच दे अगर, तो 18% का लाभ होगा। लेकिन वह कह रहा है कि 708 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे, तो 708 रुपए में 90/2655
गुणित 708 पेन इसे बेचने होंगे। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है और इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पंचे 25, 1 5 3 15, 1 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 5 अट्ठे 40, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो 9 पंचे 45 और 9 45 और 8 9 9 81, 59 आ जाएगा। और 59 से काट देंगे इसे 708 को तो 59 एक कम 59, 1 59 1 60 और 10 70 यानी 11 बचेगा, 118 तो 59 दूनी 118, 12 12 दूनी 24, कितने पेन आ जाएंगे? 24 पेन यहाँ पर आ जाएंगे। बस इसे आप सरल कर लेते, सॉल्व कर लेते, यहाँ पर आपका आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2600 रुपये था। ए का लाभ ज्ञात करो। देखो दोस्त, जो लाभ आपको मिलता है, आपने कितना निवेश किया है, आपने कितने समय के लिए निवेश किया है, उन दोनों के हिसाब से आपको लाभ में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो लाभ होता है वह आपके समय के अनुक्रमानुपाती होता है और निवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का जो निवेश है वह कितना है? 3 और 4 के अनुपात में है। ए ने 2 महीने पहले अपना पैसा वापस ले लिया, यानी 1 वर्ष के अंत में देखना है तो ए ने 10 महीने तक अपना निवेश रखा है, जबकि बी ने अपना निवेश 12 महीनों तक रखा है। तो जो इनका निवेश होगा टोटल वह किस अनुपात में होगा? 3:10 अनुपात 4:12, और यही इनके लाभ का अनुपात भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लाभ का अनुपात निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 5:4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 8 5 13, 13 यूनिट बराबर कितने हैं? 2600 हैं। 1 यूनिट बराबर 13 दूनी 26 यानी 200। ए के लाभ का हिस्सा ज्ञात करो। ए का लाभ कितने यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 85 भागित बटे लिख लेते हैं। 85 बटे 17 ऑफ 4 है तो 17×4 हो जाएगा ना। तो चाहे तो 17 चौको 68 लिखे या फिर ऐसे भी लिख सकते 17×4, क्योंकि अब बटे में लिख ही लिया है। ठीक है, माइनस 13 दूनी 26, और चाहे तो ये 65 से 13 को भाग करके गुणा कर दें, लेकिन अगर हम 13 से 65 को भाग कर रहे हैं, 13 25 65, तो ये नहीं होगा कि 5×2 कर दें, हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा 65 बटे 13×2। ठीक है, माइनस 14 गुणित 19 माइनस 25 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो माइनस के 6 भागित 12 है तो 6 के बटे में क्या चला जाएगा? 12 चला जाएगा। माइनस के कितना है? 10 और ऑफ 2/3। ठीक है, क्लियर है। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 17 से काट देंगे, 17 5 85 यानी 5/4 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस 13 से काटेंगे तो 13 25 65, 5/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 7 14, और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितना आ जाएगा? 7, माइनस का कितना है यहाँ पर? 10 ऑफ 2/3। 5/4 माइनस 2, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 10 दूनी 20 ऑफ 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5/4 माइनस, यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ पर 14 है, 14 5 19, और 19 में से 20 घटेगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और इधर माइनस लगा है तो प्लस का कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, और यहाँ पर गुणा है 1/3 से, तो बटे कितना होगा? 3। 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा? 15 4 19/12। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 19/12 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
दो लंबवृत्तीय शंकुओं C और D की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। त्रिज्याएं R 2:3 के अनुपात में है C और D की, और ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 3:2 के अनुपात में है। शंकु D के आयतन का शंकु C के आयतन से अनुपात ज्ञात करो। देखो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r क्यूब होता है, सॉरी पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। अब देखें 1/3 पाई तो दोनों शंकुओं के आयतन में होगा ना, तो यह तो दोनों कट ही जाएगा, क्योंकि अनुपात निकालना है, जो सेम चीज होगी वह हट जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, बचेगा कितना? केवल r स्क्वायर इंटू एच। तो हम केवल r स्क्वायर इंटू एच से चेक कर लेंगे। d के आयतन और C के आयतन से अनुपात ज्ञात करना है, तो D का आयतन जो होगा वो कितना होगा? 3 × 9 R का स्क्वायर गुणे ऊंचाई यानी 2, 3 × 9 गुणे 2। और C का आयतन क्या होगा दोस्त? 2 दूनी 4 गुणे 3। ठीक है, यह इनका अनुपात हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 × 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी अर्धगोलाकार कटोरे में अधिकतम लगभग कितने लीटर दूध आ सकता है? देखिए दूध यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने लीटर में आ सकता है, और यहाँ पर व्यास जो है वह सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आपको एक चीज़ जरूर बता दें कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, या फिर अगर आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालें तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर, क्योंकि लीटर आयतन का मात्रक है। ठीक है, और घन सेंटीमीटर भी आयतन का मात्रक है। अब अगर हम अर्धगोले के व्यास दिया जा रहा है 9 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? 9/2 सेंटीमीटर होगी। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है दोस्त 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब देखिए 2/3 गुणे 22/7 गुणे r कितना है? 9/2 गुणित 9/2 गुणित 9/2, क्योंकि r का क्यूब है। ठीक है, 3 से इसे काट देंगे, 3 × 9 कट जाएगा, 2 से इसे काट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें लगभग में बताना है ना, तो लगभग में प्राप्त करने के लिए हम इसका मान 3 भी मान सकते हैं। वैसे तो 3.14 होता है, 1/4 करके कुछ होता है। ठीक है, लगभग में तो यहाँ पर अगर हम 7 × 21 इसका मान केवल और केवल 3 मान लें, तो हमें पता है ना कि इसका मान 3 से ज़्यादा होता है। और अगर हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं इसका मान, तो एक्चुअल आंसर जो आएगा उससे हमारा आंसर थोड़ा सा कम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो ऑप्शन में रहेगा थोड़ा सा उससे ज़्यादा वाला, उसे सही कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 9 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 3, यानी 9 3 × 9 9 9 81, और 9 का क्यूब करेंगे 729 बटे कितना है? 4 है। 4 से इसे भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4 × 4 3 आएगा, 4 × 8 32, 4 दूनी 8, लगभग इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और यह क्या आ जाएगा? घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हमें इसे लीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग कर देना पड़ेगा। जब 1000 से भाग कर देंगे तब यह लीटर में बदल जाएगा। ठीक है, 1000 से भाग करेंगे तो 0.182 के आसपास हमारा आंसर आया है। और हमें पता है कि यहाँ पर 3.14 की जगह पर हमने केवल 3 लिया है, तो हमारा थोड़ा सा कम आंसर है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 0.182 के आसपास कौन सा है? ऑप्शन 4 है, क्योंकि इसके बिल्कुल आसपास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 0.191 लीटर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वरुण ने एक थोक व्यापारी से पर्दे का कपड़ा खरीदा जिसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट थी। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस मान लेते हैं वस्तु का था 100। ठीक है, 20% की छूट थी तो 80 में उसने खरीदा, सीपी की 80 में। ठीक है, फिर उसने उस कपड़े पर उसके मूल्य से, उसके मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने 100 की जगह पर कितना अंकित कर दिया है? 20% अधिक, यानी 120% उसने अधिक अंकित कर दिया है। अब जो उस वस्तु का मार्क प्राइस है, वो नया मार्क प्राइस है, वो कितना है? 120 है।
उस पर 10% की छूट दे दी। इस पर जब 10% की छूट दी तो इसे 90% में बेचेगा और 120 का 90% क्या होगा, 108 होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना है। तो 80 में उसने खरीदा और 108 में बेचा, तो उसे कितने का लाभ हुआ, 28 का लाभ हुआ है। 80 में गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा यहाँ पर 70/2 यानी 35%। तो उसका टोटल लाभ कितना है, 35% उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। वैसे तो अगर हमें इसे बेसिक से सॉल्व करना हो तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो उस एलसीएम से विभाजित हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। 15 से कोई संख्या विभाजित है मतलब वह 3 और 5 से विभाजित होगी। 5 से तो सभी संख्या विभाजित हैं क्योंकि सबके इकाई के अंक में 0 है, तो 5 से विभाजित हमें चेक ही नहीं करनी है। 3 से विभाजित चेक करेंगे तो 9 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, और 3 से विभाजित होने के लिए क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 4 10, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यह दो संख्या तो हट गई हैं, 36 भी 3 से विभाजित होगा और 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब 24 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो 8 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 से विभाजितता चेक कर चुके हैं, अब हम चेक नहीं करेंगे। 8 से हमें विभाजितता चेक कर लेनी है, तो जो 900 है वह 8 से विभाजित नहीं होगा, 3600 8 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक संख्या के 2/3 संख्या, पहले कुछ मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं x, और x के 2/3 के 3/8 का 1/5 20 है, 20 के बराबर है यहाँ। ठीक है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा, संख्या का 60% हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8, 4 पंचे 20 और 20 का गुणा कितना हो जाएगा, 400। तो x बराबर कितना है, 400। हर हमें निकालना कितना है, x गुणे 60/100। तो 400 का 60% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी 240 आ जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं। चीनी की मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, व्यय में वृद्धि न होने के लिए चीनी की खपत में प्रतिशत कमी क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस सीधे सीधे हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है तो खपत कितनी कम कर दी जाए कि उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हमें खर्च बराबर रखना है, खर्च कांस्टेंट रखना है, तो कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होता है खपत। और चीनी का मूल्य, अगर चीनी के मूल्य का रेशियो बनाए, 10% का फ्रैक्शन बनाए तो 1/10, यानी कि चीनी का मूल्य अगर पहले 10 था तो अब कितना है, 10% की वृद्धि हुई है, 10 से कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो इसका जो खपत है, खपत यह है मूल्य, कीमत। तो खपत क्या होगी, पहले अगर 11 रही होगी तो अब 10 होगी। तभी तो खर्च का मतलब क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। खर्च पहले भी 110 था, खर्च अब भी 110 ही रखना है। तो चीनी की खपत 11 से कितनी होनी चाहिए, 10। कितनी कम होगी, 1। 11 में से गुणे 100, 11 ने 99, 100/11 यानी 9 सही, 1/11 यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपए है। अब देखें, साधारण ब्याज है ना, तो प्रत्येक वर्ष तो बराबर लगता है। अगर 2 वर्षों में 80 है तो पहले वर्ष कितना लगा होगा, 40। फिर दूसरे वर्ष साधारण ब्याज कितना लगा होगा, 40 ही लगा होगा। ठीक है, दोनों वर्ष बराबर बराबर। और उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 है। चक्रवृद्धि ब्याज जो 85 है, 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, वह किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो मूलधन पर जो ब्याज लगा 40, दूसरे साल भी मूलधन पर 40 ब्याज लगेगा, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, वह 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी 40 पर जो ब्याज लगेगा वह 5 एक्स्ट्रा होगा। ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो 40 का कितना प्रतिशत 5 होगा, बस यह हमें निकाल लेना है। 5/40 गुणे 100 कर देंगे, 5 8 40 कितना आ जाएगा,
इसका अगर फ्रैक्शन हम बना ले तो 1/8 आ जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह दिया जा रहा है x का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि अनुपात समानुपात अगर है तो अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा बाहर वाली संख्याओं के गुणे के बराबर होता है, यानी 5x बराबर होगा 0.35 गुणे 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 0.07 आ जाएगा। 6 से गुणा कराएंगे, 6 सत्ते 42, तो 0.42 आ जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में आरंभिक धनराशि की 7 गुनी हो जाती है, वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2401 गुनी हो जाएगी? 3 वर्षों में कितने गुनी हो रही है? 7 गुनी। तो 2401 7 की घात कितनी है? 4 है। 7 की घात 4 बराबर कितना होता है? 2401 होता है। और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है। देखें, अगर 3 वर्षों में राशि 1 से 7 हो रही है 3 वर्षों में, तो अगले 3 वर्षों में 7 से 7 सत्ते 49 हो जाएगी, फिर अगले 3 वर्षों में 49 से 343 हो जाएगी, फिर अगले 3 वर्षों में फिर इसकी 7 गुनी यानी 2401 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर इसकी घात में लिखा हुआ है 7 की घात 4 आएगा ना 2401, तो जो घात है उसका वर्षों से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। यह तो आपका डायरेक्ट अप्रोच था, या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं कि 3 वर्षों में 1 से 7 हो रही है, फिर अगले 3 वर्षों में 7 से 49, फिर अगले 3 वर्षों में 343, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितने वर्ष? 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12 वर्षों में यह राशि 2401 गुनी होगी। ठीक है, क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें इनका जो अनुपात रहता है वह बराबर रहता है प्रत्येक समय अंतर के बीच में। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्षों के बीच का अनुपात कितना है? 1:7 है, तो इन 3 वर्षों के बीच का भी अनुपात 1:7 ही होगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 49 है, चाहे तो काट ले, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा? 1:7 हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक समय अंतर के बीच में जो ब्याज होता है उसका अनुपात समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:7 है। लड़कियां और लड़के 2:7 के अनुपात में है, तो हम चाहें तो लड़कियां 200 और लड़के 700 मान लें, क्योंकि अनुपात ही तो है, हम 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। ठीक है, यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में क्रमशः 15 और 20% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर 15% की वृद्धि होगी। अगर 15% की वृद्धि हो रही है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? अपनी 115% के बराबर हो जाएंगी। तो 200 का 115% बराबर क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 230 हो जाएगा। ठीक है, 15% बढ़ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 बढ़ जाएगा, 230 हो जाएगा। अब यहाँ पर 700 लड़के हैं, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। जब 20% की वृद्धि होगी तो 7 दूनी 14, 140 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएंगे? 700 से 840 हो जाएंगे। अब इनका नया अनुपात बताना है, तो 240 अनुपात 8, 230 अनुपात 840, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 23:84। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एमपी में 10% की छूट देता है, यानी 90% में बेचता है, तो यह क्या है? एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, एमपी गुणे 90। ठीक है, पूरे सौदे में 8% का लाभ कमाता है, तो सीपी में 8% का लाभ, यानी सीपी के 108% के बराबर ही क्या है? उसका एसपी है, यानी विक्रय मूल्य है। और जब यह दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम इनका अनुपात निकालें, एमपी अनुपात सीपी बटे में सीपी इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 108, और 90 को इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा 90। 9 से काटेंगे, 9 दहम 90, 9 से काटेंगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18। अब 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। यानी कि अगर सीपी 5 है तो एमपी कितना है? मार्क प्राइस कितना है? 6 है। अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है वह दुकानदार, यह आपको बताना है। तो 5 क्रय मूल्य है, 6 अंकित कर रहा है, कितना बढ़ा रहा है? 1 बढ़ा रहा है, 5 में से गुणे 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट?
20% अधिक अंकित करता है, 20% बढ़ा करके अंकित करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति की किसी व्यक्ति की आय 100 है और वह बचत कर रहा है 12 की, तो उसका जो खर्च होगा वो खर्च कितना होगा? 88 होगा। ठीक है, क्लियर है। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, आय में 25% की वृद्धि होती है तो प्लस 25 हो जाता है, यानी 125 हो जाती है आय। ठीक है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचा पाता है, यानी बचत उसकी अब भी 12 ही है, तो खर्च उसका क्या होगा? उसका खर्च भी क्या हो जाएगा? 25 बढ़ जाएगा ना। आय यानी कमाई है 125, बचत अब भी 12 ही है, तो खर्च में क्या होगा? 25 की बढ़ोतरी उसे करनी होगी। तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 25 की वृद्धि कर रहा है, किसमें? 88 में से गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 25 आएम 625, और इसे 22 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 22 3 66, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 5। अब 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, तो 28 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, 28.4। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, 28.4 आंसर आ जाएगा। खर्च में जो प्रतिशत वृद्धि है वह कितनी है? 28.4% होगी। ठीक है, तो यह आज के 25 प्रश्न थे। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं और आप अपनी मैथ्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो डेली सुबह मेरे साथ 10 बजे जुड़िए एसडी यादव बुक के सॉल्यूशन में, जो मैं डेली करा रहा हूं। डेली आपको एक क्लास मिल रही है और इसमें मैं टाइप वाइज सॉल्व करवा रहा हूं, तो आपका जो मैथ का डर है, कॉन्फिडेंस जो आपका लो है, वह बहुत हाई होगा और बहुत अच्छे से आपको मैथ समझ में आएगी। बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं ये मान करके इसमें समझाता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इन वीडियोस को देख रहा है, उसे मैथ में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, उसे जोड़ घटाना भी मैं सिखा रहा हूँ, आप ये मान लीजिए। तो अगर आपको बिल्कुल भी मैथ में डर लगता है, बिल्कुल भी मैथ समझ में नहीं आती है, तो यह क्लासें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और इसी के साथ इन क्लासों को यहीं पर एंड करते हैं, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और कल मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। ठीक है, और कल सुबह 6 बजे रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कल सुबह 6 बजे आपको मिलेगी रीजनिंग की क्लास प्रीवियस ईयर, तो जरूर उसे ज्वाइन करिएगा। और एसएससी जीडी की तैयारी लगातार आप लोग करते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं, मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।